हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही सूक्ष्म है और मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर होंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज का जो पहला लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों का क्लियर भी होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ बेसिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विसर्जन के बारे में। विद्युत विसर्जन किसे कहा जाता है? जब बच्चों विद्युत का प्रवाह वायु या गैस में हो। कहाँ हो बच्चों? वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह होता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? विद्युत विसर्जन। ठीक है, जब वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह होने लग जाए तो यह परिघटना विद्युत का विसर्जन कहलाता है। वैसे यदि हम बात करें कि शुद्ध वायु है बच्चों, शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु है, यानी उसमें किसी भी प्रकार से है ना वायु में धूल कण या मान लीजिए जल वाष्प या कोई भी अपशिष्ट नहीं है तो फिर उस वायु में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। तो जब भी हम शुद्ध वायु की बात करते हैं तो विद्युत का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वायु में नमी हो जाए बच्चों, धूल के कण हो जाए, ठीक है, धूल के कण हो जाए, इसके कारण है ना वायु में विद्युत का प्रवाह होने लग जाता है। यह परिघटना बच्चों विद्युत विसर्जन कहलाता है। यदि कभी एक नंबर में देखिए भाई, एक एक पॉइंट यहां से क्लियर होते चलेगा। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, तो वायु या गैस में विद्युत प्रवाह को विद्युत विसर्जन कहते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया 20 से पूछता है और लोग क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर रटते हैं, बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा जाता है। जब आप बेसिक पढ़ते हो ना तो बेहतरीन रूप से आपको क्लियर हो पाता है। अब विद्युत विसर्जन के अध्ययन के लिए हमारे फैराडे साहब, हमारे विलियम क्रुक्स साहब, रॉन्टजन साहब है ना, टॉमसन ने, जे टॉमसन ने, इन सब ने विद्युत विसर्जन का बहुत ही प्रायोगिक अध्ययन किया। यानी फैराडे, विलियम क्रुक्स, रॉन्टजन, जे थॉमसन आदि कई भौतिकविद ने क्या किया? विद्युत विसर्जन का प्रयोग किया। विद्युत विसर्जन के लिए उन्होंने क्या लिया बच्चों? एक आप यहां पर देख सकते हैं विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे बोलते हैं, है ना। मतलब विद्युत विसर्जन के अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या लिया? एक विसर्जन नली ली जो कि लगभग कांच का बना होता है, जिसकी लंबाई बच्चों लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और जो व्यास होता है 3 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर लंबी नली कितनी होती है? तो जो आपका स्केल होता है बच्चों लगभग ये 14 से 15 सेंटीमीटर होता है। इसका डबल करोगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर व्यास। तो देखिए आपका हो जाएगा यहां से बच्चों 1 2 3, ये आपका यहां तक 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये इतना 3 सेंटीमीटर है, इतने ही व्यास का लगभग उतना ही, ये थोड़ा सा सकला है, बाकी 3 सेंटीमीटर व्यास है ना वाली नली लिया और लगभग उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। उसमें एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक एनोड है बच्चों, एक कैथोड है। और यहां पर जो उन्होंने उपकरण बनाया इसमें वायु चूसक पंप है, जिसकी सहायता से अंदर के दाब को कम कर सकते हैं। और बच्चों मैनोमीटर लगा दिया, मैनोमीटर लगाया अंदर के दाब के मापन के लिए कि प्रारंभ में दाब कितना है। जैसे ही हम इसके अंदर के गैस को निकाल देंगे, हवा को बाहर कर देंगे तो अंदर का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे दाब सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब। ऐसे ही बच्चों अंदर गैस के द्वारा जो दाब होगा उसको कम करना है तो अंदर बिल्कुल निर्वात कर दें, अंदर का दाब बिल्कुल कम कर दें। तो प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए एक विसर्जन नली ले ली गई। विसर्जन नली की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर और व्यास बच्चों 3 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लंबी नली और व्यास 3 सेंटीमीटर, जिसके अंदर एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। वायु चूसक पंप की सहायता से अंदर के वायु को बाहर निकाला जा सकता है और मैनोमीटर की सहायता से बच्चों क्या कर सकते हैं? जितना भी दाब रहता है किसी भी क्षण वायु दाब को नोट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि यदि सामान्य दाब है, अंदर का सामान्य दाब है और यदि इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया जाए
तो किसी प्रकार से विद्युत विसर्जन नहीं होती है। लेकिन जब अंदर का दाब बहुत कम कर दें, अंदर का दाब बहुत कम कर दें, लगभग बच्चों 0.001 मिलीमीटर अंदर का दाब अत्यंत कम कर दें, फिर विद्युत विसर्जन किया जाए। ठीक है, अंदर जो नली के अंदर का दाब अत्यंत कम करके फिर से विद्युत विसर्जन किया जाए तो कुछ किरण कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चलने लग जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? कुछ ना कुछ इसका तो प्रतिबिंब होगा ना, कि भाई इसका कुछ ना कुछ प्रतिदीप तो होगा। तो जैसे हमने कहा कि यदि मान लीजिए अंदर का दाब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो यदि इनके इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर लगाया जाए तो किसी प्रकार से कोई विद्युत विसर्जन नहीं होता। लेकिन जब अंदर के नली का जो दाब है बहुत कम कर दिया जाए, तब यह पता चला कि कैथोड के सामने वाली नलिका, ये आपको नलिका दिखाई दे रहा होगा, कैथोड के सामने वाली नलिका में कुछ प्रतिदीप्त उत्पन्न हुआ। कुछ जैसे इसके सामने यहां कुछ प्रतिदीप्त दिखाई दिया। अब वो प्रतिदीप्त कांच के आधार पर है कि कांच कैसा है, जो आपने विसर्जन नली लिया है उसकी प्रकृति कैसी है बच्चों। ठीक है, इससे पता चला कि कुछ किरणें जो हैं वो कैथोड से निकलती हैं और किधर चलती है? एनोड की ओर चलती है। इसी से कैथोड किरण की खोज भी हुई। कैथोड किरण की खोज हुई। विलियम क्रुक्स ने सन 1879 में कैथोड किरण की खोज कर दी कि कैथोड किरण बच्चों तीव्रगामी ऋणात्मक कणों की धारा है, यानी कुछ कण कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रहे हैं। अब बच्चों एनोड को हम धनावेश युक्त मानते हैं और कैथोड को हम ऋणावेश युक्त मानते हैं, इसलिए ऋण से निकल करके धन की ओर जा रहा है कुछ कण, है ना, कुछ तरंग। यानी कणों का ये जो प्रवाह है बच्चों उसे तरंग मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कणों का बहने का धारा एक तरंग के रूप में हो जाता है। तो सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरण को बताया कि तीव्रगामी ऋणात्मक कणों की धारा है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि कैथोड किरणें तीव्रगामी ऋणात्मक कणों की धारा है, किसने कहा? तो विलियम क्रुक्स ने कहा। किसने कहा बच्चों? विलियम क्रुक्स ने कहा था। अब यदि आपसे कह दें कि जे थॉमसन के आधार पर E/m का मान कितना होता है? E/m का मान कोई बता सकता है? E/m का मान कितना होता है? E/m इसका मान बताना है बच्चों। तो E/m का मान 1.7589 गुणे 10 के घाते 11 होता है। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसका जो मान है बच्चों वो होता है 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये सब इसी के आधार पर आगे चलकर के व्याख्या किया गया भाई, है ना। मिल्टन का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है कि सन 1913 में मिल्टन ने तेल बूंद युक्त का प्रयोग किया था ना। एक कहानी आप पढ़े होंगे 11th में, तेल बूंद के साथ दोहराया और एक मूल आवेश का मान बताया। ये मिल्टन के प्रयोग के आधार पर है। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं भाई साहब, कि जे थॉमसन के आधार पर E/m का मान कितना होता है? ठीक है सर, इतना होता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये तो आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन विलियम एम क्रुक्स का प्रयोग आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया कि उन्होंने एक विसर्जन नली ली जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसमें वायु चूसक पंप लगाया जिसके सहायता से अंदर के दाब को कम कर सकते हैं। मैनोमीटर लगाया जिसमें से अंदर का दाब हम माप सकते हैं। और सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत विसर्जन किया तो देखा कुछ भी विसर्जन नहीं हो रहा है।
विद्युत का विसर्जन ही नहीं हो रहा है। विद्युत का विसर्जन कहाँ होगा, वायु या गैस में। तो समान दाब पर देखा तो कोई विसर्जन नहीं होता है, लेकिन यहां पर जो वायु चूसक पंप है इसकी सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। फिर उसमें उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, तो देखा कि कुछ किरणें, है ना, कुछ किरणें निकल रही होंगी, क्योंकि इसके प्रतिदीप्त अदृश्य किरणें हैं, दिखती तो नहीं है लेकिन इसका प्रतिदीप्त कैथोड के सामने कुछ बन रहा है। तो इससे उनको एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कुछ ऐसी किरणें हैं जो अदृश्य दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। उन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उन्हीं कणों के लिए फिर जे थॉमसन ने बताया कि उस कण का द्रव्यमान क्या होगा भाई, उस कण का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान का मान है ना 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चल रहे हैं, बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है। देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब वही चीज है। देखो, विद्युत विसर्जन का अध्ययन फैराडे, विलियम क्रुक्स, रॉन्टसन, जे थॉमसन आदि भौतिकविदों ने किया था। इसके लिए विसर्जन नलिका का प्रयोग किया, जो कि कांच की बनी होती है बच्चों, 30 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वायु चूसक पंप की सहायता से अंदर के दाब को कम कर सकते हैं, है ना। वायु निकाल देंगे तो अंदर का दाब कम हो जाएगा। मैनोमीटर की सहायता से अंदर के दाब को हम माप सकते हैं, गणना कर सकते हैं। बाकी ये आपका डायग्राम बनाइए विलियम क्रुक्स का, ठीक है। पूरी कहानी हम लिख के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक कहानी एक बार पढ़ लोगे, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वही चीज है, पूरा कहानी लिखा हुआ है, तो ज्यादा कुछ है जो हमने समझाया वही चीज रहता है भाई, तो ज्यादा कुछ इसमें कहानी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं? वायु या गैस में विद्युत का प्रवाह विद्युत विसर्जन कहलाता है, ठीक है बच्चों। यदि आपसे कह दूं कि मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। यदि कोई कह दे कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो 1800, यदि मैं 79 की बात करूं, कुछ बुक्स में 1870 भी दे देता है, तो किसने की थी, तो भाई विलियम क्रुक्स ने की थी। किसने की बच्चों? तेल बूंद का प्रयोग किसने किया, तो मिलकर ने किया। तेल बूंद का प्रयोग किसने किया, मिलकर ने किया। वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है बच्चों, ये कई बार सत्यासत्य में पूछा गया है, नोट कर लेना। वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होती है, आ जाएगा। वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होती है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसको हम Q बराबर NE से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां N का मान हो सकता है ±1 2 3 4 5 है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग समझ लेना। मिल्कन के अनुसार, ये किसने बताया था? मिल्कन ने बताया था कि मिल्कन के अनुसार वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, ठीक है। अब आपसे कह दूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो आज का पहला लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम और भी चीजें सीखेंगे। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा लंबा कहानी है नहीं, फटाफट अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये सारा नोट्स आप लोगों को मात्र 100 रुपए में दिया जाता है, तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें, है ना, बेहतर रूप से आपकी तैयारी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों 96 85 29 91 49, 9685299149, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।